संसद में आज से एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जाएगा। नए बिल में पहले से ज्यादा सख्त सजा के प्रावधान हैं। दोषी को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में 90 दिन में ट्रायल पूरा करना होगा। इस बिल को पेश करने के लिए जिम्मेदारी ली है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सोमवार को संसद में हमारी सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है। पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया है। हमारा फोकस परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और पवित्र बनाने का है। पीएम मोदी ने जिस हाई पावर कमेटी का ऐलान किया है उसमें नंदन नीलकेनी के अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, IIT मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा सदस्य होंगे। 6 सदस्यों वाली ये टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को लीक प्रूफ बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी। सरकार आज जहां पेपर लीक के खिलाफ बिल लाने की कोशिश कर रही है, जहां विपक्ष ने संकेत दिया है कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा कर सकता है। सुबह 9:45 पर आज विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होगी। इस मीटिंग में आज विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लेफ्ट विंग से जुड़े छात्र संगठनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में विजय मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। ये मार्च नॉर्थ कैंपस से विजयनगर तक निकाला गया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की जीत है। भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इस पर सरकार ध्यान दे। पंजाब में कथित पेपर लीक के मामले को लेकर आंदोलन तेज हो सकता है। छात्र नेता अभिजीत दीपके ने कहा है कि आगे की रणनीति का ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के मामले को लेकर प्लानिंग चल रही है। साथ ही छात्रों पर दर्ज FIR के मुद्दे पर सरकार से बातचीत भी जारी है। अभिजीत ने संकेत दिए कि बातचीत के नतीजों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से उन्हें सुबह करीब 11:30 बजे डिस्चार्ज किया जाएगा। छुट्टी मिलते ही वो सबसे पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद लद्दाख के लिए रवाना होंगे। वांगचुक 28 जून को अनशन शुरू करने से पहले भी राजघाट गए थे। पीएम मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल 400 से ज्यादा युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है। इस दौरान गांव को विकसित बनाने पर चर्चा हुई है। युवाओं से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेटियां निडर होकर आगे बढ़ रही हैं। युवा भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भ्रमण से भी भ्रम खत्म होता है। ये युवा विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत के बॉर्डर एरिया में बसे 74 गाँव घूमकर लौटे हैं। इससे इवेंट का मकसद बॉर्डर एरिया पर बसे गाँवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत देश के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, सेंट्रल महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के रामसू ब्लॉक के गंगरू इलाके में हुए भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। सड़क पर मलबा आने की वजह से दोनों तरफ की कई गाड़ियां फंस गई हैं। मलबे को हटाने के लिए प्रशासन ने कई मशीनों को लगाया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से नदी किनारे के कई घरों पर खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने की आशंका में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रात के वक्त डर बढ़ जाता है। असम के जोरहाट में कई जगह पे बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घटने लगा है। हालात में हो रहे सुधार के बाद प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। लोगों में राहत सामग्री के साथ खाने पीने की चीजें भी बांटी जा रही हैं। नाव के जरिए टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बीती रात दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 कारों के बीच टक्कर से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की पहचान हो गई है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को मेरठ रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ ताल में 2 नावों की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बीती रात गढ़ रोड पर एक निजी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान 7 से 8 लोगों को बचाया गया है। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। प्रयागराज में बीती रात कपड़े की एक दुकान में आग लग गई, जिससे पूरा इलाका धुएं से भर गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का अंदेशा है। मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और वक्त रहते हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। यूपी के देवरिया में सड़क हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। पुलिस चौकी के सामने सड़क पर लेटे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मृतक की पहचान रमेश सोनकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रमेश अपने रिश्तेदार के यहां आया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केरलम के मल्लपुरम में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर कोझिकोड त्रिशूर रोड पर तेज रफ्तार बस कंट्रोल खोने के बाद अचानक पलट गई। इस हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हुई है, जबकि करीब 26 यात्री घायल हुए हैं। प्रशासन की ओर से टीम ने घायल यात्रियों के इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल दहलाने वाली इस तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से नियंत्रण खोने के बाद ये बस सीधी जाती है और मौके में मौजूद डिवाइडर से टकरा जाती है। टकराने के बाद इस बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। गुरुग्राम में सीएनजी भरवाने आए 2 युवकों पर बदमाशों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज गुरुग्राम के एक अस्पताल में किया जा रहा है। बदमाशों ने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। हमले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। बेंगलुरु के राजानी नगर में 2 मोबाइल शोरूम के मालिक और कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट की वजह से इलाके में दहशत फैल गई। ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज करते हुए 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नागपुर में आरएसएस की सहयोगी महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति की ऑल इंडिया कार्यकारिणी की और प्रतिनिधि मंडल की बैठक की हुई है। बैठक में जनसंख्या संतुलन समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। केंद्र और राज्यों की सरकारों से सभी समुदायों के लिए समान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की गई है। इस बैठक में 40 प्रांतों से आए 488 प्रतिनिधि मौजूद रही। राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना के 90 साल पूरा होने पर यह बैठक विशेष तौर पर बुलाई गई है। करगिल विजय दिवस के ऐतिहासिक मौके पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आधुनिक तकनीक के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और अटल जी के दामाद रंजन भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एआई होलो बॉक्स का उद्घाटन किया। अब संग्रहालय में आने वाले लोग एआई होलो बॉक्स के जरिए अटल जी के बारे में सवाल पूछ सकेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, नेतृत्व और ऐतिहासिक फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्देश्य देश के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन, नेतृत्व और योगदान को आधुनिक तकनीक के जरिए आम जनता तक पहुंचाना है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल पावर स्टेशन को करगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। इस मौके पर युद्ध के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर सैनिकों को याद करने के साथ उनका सम्मान भी किया गया। जर्मनी में बर्लिन फाइट फेस्टिवल के दौरान भीड़ पर वैन चढ़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आरोपी का नाम अब्दुल बलौत था, जो कि लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक था। वैन चढ़ाने और चाकू से हमले की वारदात में एक शख्स की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक वीडियो जारी करके सऊदी अरब के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हूतियों के मुताबिक ड्रोन को देश के उत्तरी हिस्से में उस वक्त मार गिराया गया जब वो जफफ प्रांत के ऊपर हमले की नीयत से मंडरा रहा था। सऊदी अरब ने इस दावे पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। फ्रांस में जंगलों की आग पर काबू पाने और उसे बचाव के लिए फायर फाइटर्स का ऑपरेशन जारी है। आग को फैलने से रोकने के लिए दक्षिण पश्चिम फ्रांस में पेड़ पौधों को भारी मशीनों से काटा जा रहा है। आग की वजह से रातों रात 55,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सिर्फ एक इलाके में घर छोड़ने वालों के
कुल संख्या 2,20,000 तक पहुंच गई है। तेज और बदलती हवाओं की वजह से आग तेजी से फैल रही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के आसपास जंगलों की आग अभी भी बेकाबू है। शहर के रास्ते में हर ओर जली हुई कारें और आग से जली इमारतें नजर आ रही हैं। आग इतनी तेजी से और इतनी भयंकर रूप से फैली है कि उस पर सीधे काबू पाना मुश्किल हो गया है। कुल 76,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। रूस के दक्षिणी इलाके में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हो गए। खराब मौसम के असर से निपटने के लिए शहर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मौसम की वजह से बिजली भी गुल हो गई है और पानी की सप्लाई भी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडियन कोचूर वीक के तीसरे दिन ईशा जजोदिया और रिमझिम दादू ने अपने कलेक्शंस से लोगों का दिल जीत लिया। रैंप पर पहला शो ईशा जजोदिया का था। ईशा की कलेक्शंस में लेस, नेट, फेदर्स और पर्ल्स की प्रमुखता देखी गई। ईशा ने व्हाइट, पेस्टल ब्लू, पिंक, बेज, एमरल्ड, ग्रीन, ब्लैक और रेड का भरपूर इस्तेमाल किया। ईशा जजोदिया ने स्कल्प्टेड स्कर्ट्स, गाउन्स, साड़ी को केप्स, बो और फ्लावर डिजाइन में शोकेस किया था। साथ ही लॉन्ग स्लीव टेसल्स और फ्रिल्स में कॉर्सेट्स ने भी लोगों को आकर्षित किया। इंडियन कोचूर वीक में दूसरा शो रिमझिम दादू का था। रिमझिम दादू ने आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होकर 3 महीनों में अपना कलेक्शन तैयार किया है, जिसमें मेटल और बीड्स के साथ मदर पर्ल्स का इस्तेमाल किया गया। रिमझिम दादू ने ब्लैक और सिल्वर पैलेट मेटेलिक प्रिंट्स में बॉडीकॉन, ड्रेस पैंट्स, फ्यूजन साड़ीज, लहंगा और बीडेड स्कर्ट्स शोकेस किया। भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। महिलाओं के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई ने कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नाइजीरिया की रूथ ओसुकुवो नियोंग ने सिल्वर जबकि मलेशिया की आयरीन हेनरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मीराबाई चानू ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था।